मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? क्योंकि ऐसी संख्याएं जिनका माशा 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 18 और 25 का लाशा 1 है, इसलिए 18, 25 सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, 144 की अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। तो सबसे पहले हम 144 के गुणनखंड कर लेंगे। 144 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनाई 4, 36 दूनाई 72, फिर 2 से काटते 18 मिला, फिर 2 से काटेंगे 9 और 9 के खंड करते हैं। तो 9 के खंड हमारे 3। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग पूछ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 क्रम से 4 बार मिला है और 3 2 बार। घातों का योग यानी 4 + 2 = 6। तो इस प्रकार से घातों का योग 6 प्राप्त होता है, अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 तथा 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल है? पहला समीकरण है x - 2y = 3, x - 2y = 3। दूसरा है 3x + my = 1। अद्वितीय हल का प्रतिबंध लगाएंगे। अद्वितीय हल का प्रतिबंध है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। मान रख देते हैं, a1 1 है, a2 3, डज नॉट इक्वल टू b1 - 2 और b2 m। तिरछा गुणा कर दिए तो m × 1 = m, डज नॉट इक्वल टू और -3 और 2 का गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से m डज नॉट इक्वल टू -6 मिलता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन था m = -6, दूसरा है m = 0, तीसरा है m डज नॉट इक्वल टू -6 और चौथा था m डज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से m डज नॉट इक्वल टू -6 मिलता है, अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 का हल होगा। हल करके देखते हैं। 2x + 3y = 18 और समीकरण 2 में देख रहे हैं x का गुणांक 1 है, तो x का गुणांक समान करने के लिए समीकरण 2 में भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2x - 4y = और 2 में 2 से गुणा किए 4 मिला। इसके बाद घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। इस प्रकार से x का पद कैंसिल हो जाएगा। 3y + 4y मिल करके 7y और 18 से 4 घटाते हैं 14 मिल जाएगा। तो y बराबर मिलता है 14/7 अर्थात 2। y का मान समीकरण 2 में रख दें तो इस प्रकार से हमारा
x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 और 2 4 हुआ, और 4 में 2 से गुणा कर 4 उधर गया प्लस में, तो 4 प्लस 2 6। इस प्रकार से x बराबर 6 और y बराबर 2। तो देख रहे हैं हम विकल्प नंबर ए पर दिया है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2, अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे? क्योंकि अनेक हल होने का प्रतिबंध है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। मान रख देते हैं, a1 हमारा 1 है, a2 k है, इक्वल टू b1 देखें y का गुणांक k है, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 1 है, इक्वल टू c1 अपान c2 यानी 1 अपान k स्क्वायर। पहले दो समीकरण में गुणा करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 1 या k इक्वल टू प्लस माइनस 1। जबकि दूसरे समीकरण में दूसरा और तीसरा पद लेते हैं तो k क्यूब इक्वल टू 1 या k इक्वल टू 1 मिलता है। तो दोनों में उभयनिष्ठ हल k इक्वल टू 1 मिलता है, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है, अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, क्या x का मान ज्ञात कीजिए? देखिए दिया हुआ समीकरण है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1 अपान 7। क्योंकि दोनों का अंश समान है इसलिए हर को भी समान कर लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 7 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2 9 या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 9 का वर्गमूल लेंगे 3, अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2-3 है तथा B का निर्देशांक 1-4 है, तो A का निर्देशांक होगा। देखिए वृत्त दिया है, ये मानिए वृत्त है, इसका हमने एक व्यास लिया AB, जिसमें B के निर्देशांक 1-4 दिए हैं और केंद्र C का निर्देशांक 2-3 है, 2-3। ए का निर्देशांक पूछ रहा है, तो मान लेते हैं ए का निर्देशांक x y है। अब चूंकि व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, तो हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2, x की जगह 2, x1 हमने x माना है, प्लस x2 1 दिया है, अपान 2। सरल करते हैं तो 2 दूनाई 4, x प्लस 1 या x इक्वल टू मिल जाएगा 4 माइनस 1 3। कोटि y का सूत्र लगाएंगे तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2, तो y की जगह हमारा -3 है, y1 देख रहे हैं y है, प्लस y2 4 दिया है बटे 2, तो 2 तिहाई 6 माइनस 6 इक्वल टू वाई प्लस 4, या y इक्वल टू लिखेंगे 4 भी इधर माइनस में आ जाएगा, तो -6 -4 मिलकर के -10, अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -10 मिलता है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा। चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए विविक्ति कर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मान रख देते हैं b की जगह -12 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3 है और c की जगह k है। सरल करते हैं, -12 का स्क्वायर 144
-4 3 12 के, या 12 के बराबर 144, या के बराबर मिल जाएगा 144 बटे 12, 12 12 144। इस प्रकार से के का मान 12 प्राप्त होता है, अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। तो हमने समरूप आकृतियों में पढ़ा है, समरूप आकृतियों का आकार तो समान होता है लेकिन माप समान आवश्यक नहीं है, अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। चूंकि समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा, इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 अनुपाते दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 बराबर भुजाओं के वर्गों का, यानी 3 का स्क्वायर 9 अनुपाते 5 का स्क्वायर 25, तो 9 अनुपाते 25 जो कि ऑप्शन ए पर दिया है, अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी हो तो वह त्रिभुज होगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग देखेंगे, सबसे बड़ी भुजा 5 है, 5 का स्क्वायर 25, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए इन तीन मापों से बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज की परिमाप क्रमशः 10 सेमी तथा 15 सेमी है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुज, क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत, यदि परिमाप दिए हैं तो संगत परिमापों के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो संगत परिमाप दिया है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम सरल करते हैं 10 बटे 15 का होल स्क्वायर, 5 दुनाई 10, 5 तेई 15, 2 बटे 3 का स्क्वायर करते हैं तो 4 बटे 9, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है, तथा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोशेक थीटा का मान। देखिए tan थीटा दिया है 8/15, कोण मानते हैं थीटा है, और tan होता लंब बटे आधार यानी 8/15। अब ये हम पाइथागोरस की प्रमेय से यदि कर्ण की माप निकालें तो सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी में मान रख देंगे, लंब 8 का स्क्वायर, आधार 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जानते हैं 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 289, जो कि 17 का वर्ग होता है, इसलिए कर्ण बराबर 17। पूछ रहा कोशेक थीटा, कोशेक थीटा जानते हैं कर्ण बटे लंब, इसलिए कर्ण की माप 17 है और लंब की माप 8 है, तो 17/8 विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, यदि 2 cos 3 थीटा = 1 तो थीटा का मान होगा। दिया है 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा = 1, तो cos 3 थीटा मिल जाएगा 1/2। 1/2 हम जानते हैं cos
60 अंश का मान होता है। इस तरह से 3 थीटा इक्वल टू 60 अंश या थीटा इक्वल टू 60/3, 60/3 सरल करेंगे 20 × 60 20 अंश मिलेगा। अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दो वृत्त की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए दोनों की परिधियों का अनुपात दिया है। पहले वृत्त की परिधि 2πr1 अपान दूसरे की 2πr2, इनका अनुपात दिया है 3:2 यानी 3/2। 2π कैंसिल कर दिए तो r1/r2 मिला 3/2। पूछ रहा क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल a1 अपान दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल a2। वृत्त का क्षेत्रफल होता πr1², दूसरे में मिलेगा πr2²। मान रख देते हैं, पाई कैंसिल हो जाएगा तो r1/r2 का होल स्क्वायर। r1/r2 हमारा 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 यानी a1:a2 बराबर मिल जाएगा 9:4। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए r त्रिज्या के दो अर्धगोले हैं। ये मान लीजिए पहला अर्धगोला है और ये एक दूसरा अर्धगोला है। तो दोनों के आधारों को कह रहा है जोड़ा जाता है। तो जब दोनों आधारों को हम मिलाकर जोड़ देंगे तो पहला अर्धगोला प्लस दूसरा अर्धगोला मिलाकर के एक पूर्ण गोले का निर्माण करते हैं और इस पूर्ण नए बने ठोस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², जहां r त्रिज्या है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य, माध्यिका और बहुलक है और इस पर हमारा मानक विचलन दिया है जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अतः ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए समांतर माध्य 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य x बार इक्वल टू हम जानते हैं सिग्मा x अपान n। सिग्मा x 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपान, क्योंकि 9 संख्याएं हैं तो अपान 9 मिलेगा। 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं जोड़ेंगे तो 1 से लेकर के आगे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं अगर क्रमबद्ध हैं तो उनको जोड़ने का सूत्र होता है सिग्मा n, और सिग्मा n बराबर होता है n + 1/2। तो इनकी जगह हमारा 9 है, 9 × 9 + 1 10/2। तो ये तो हुआ सिग्मा x का मान अपान n अपान 9 कर देंगे। तो इस तरह से 9 9 हमारा कट जाएगा और 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से समांतर माध्य 5 आता है। अतः ऑप्शन ए सही है। तो प्राकृतिक संख्याओं जोड़ने का ये हमारा सूत्र है सिग्मा n = n + 1/2, जहाँ n जितनी संख्याओं का योग निकालना, जैसे 15 संख्याओं का 1 से लेकर 15 तक निकालना होता तो फिर n की जगह 15 हो जाएगा। 1 से 20 तक का निकालना तो n की जगह 20 रख देंगे। अगला प्रश्न, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 है तो उसका बहुलक होगा। तो हम जानते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध
बहुलक MO इक्वल टू होता है 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका के लिए हम ME प्रयोग कर रहे हैं, -2 इंटू माध्य, माध्य के लिए M, इसी में मान रख देंगे। 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका 16 है, -2 गुणे माध्य 15, 16 × 48 -15 दूनाई 30, 48 से 30 घटाएंगे 18 मिल जाएगा। अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माध्यिका चूंकि इसमें पदों की संख्या n 10 जो कि सम है, और सम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है, सम के लिए माध्यिका ME इक्वल टू n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, और फिर ये पूरे का बटे 2। n हमारा 10 है, तो 10/2वें पद का मान 10/2 यानी 5वें पद का मान प्लस 5/5 10/2 यानी 5 + 1 छठवें पद का मान बटे 2। हम देख रहे हैं पांचवा पद, चूंकि ये क्रम में लिखे हैं, आरोही क्रम में है, तो इसमें पांचवा पद हमारा 5 पड़ेगा और छठवा पद 6 पड़ेगा बटे 2। 6 × 5 = 11/2, काटते हैं तो 5.5 मिलता है। अतः ऑप्शन डी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।